आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी 1908 जिसका टाइटल है डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज। यानी कि ये ऑर्डर नॉर्मली 3 सब्जेक्ट से डील करता है। नंबर 1 तो ये कि अगर पार्टी की डेथ हो जाए तो उसका सूट पर क्या इम्पैक्ट होगा। सेकंड सब्जेक्ट जिससे ये ऑर्डर डील करता है वो ये है कि अगर पार्टी की मैरिज हो जाए तो उसका सूट पर क्या इम्पैक्ट होगा। एंड लास्ट सब्जेक्ट जिससे ये ऑर्डर डील करता है वो ये है कि अगर पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए यानी कि उनका दिवालिया हो जाए तो उसका सूट पर क्या इम्पैक्ट होगा। टोटल 12 रूल हैं इस ऑर्डर के। फर्स्ट 6 रूल इसके डेथ के सब्जेक्ट से डील करते हैं। रूल 7 मैरिज वाले सब्जेक्ट से डील करता है। रूल 8 टू 9 इंसॉल्वेंसी वाले मैटर से डील करता है। और जो लास्ट 3 रूल हैं इस ऑर्डर 22 के वो इसकी जनरल प्रोविजन है। सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 स्टेट दैट नो अबैटमेंट बाय अ पार्टी डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव। सो रूल 1 के टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि अगर पार्टी की डेथ हो भी गई लेकिन राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो सूट अबैट नहीं होगा, यानी सूट ख़त्म नहीं होगा। बेशक पार्टी की डेथ हो गई लेकिन राइट टू सू तो सर्वाइव कर रहा है, तो कतः नज़र इससे कि पार्टी की डेथ हो गई है आपका सूट अबैट नहीं होगा। सो रूल 1 क्या कहता है, कह रहा था डेथ ऑफ अ प्लेंटिफ और अ डिफेंडेंट शैल नॉट काउज अ सूट टू अबैट इफ द राइट टू सू सर्वाइव। सिंपली रूल 1 में कहा गया है कि अगर प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की इनमें से किसी की भी मौत हो जाती है, ये इसकी वजह से सूट ख़त्म नहीं होता, क्योंकि राइट टू सू अगर सर्वाइव कर रहा है तो फिर सूट ख़त्म नहीं होगा। सो इट्स मीन इससे ये पता चल जाता है कि अगर सूट आपका तभी ख़त्म होता है जब राइट टू स्यू सर्वाइव ना करे। अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है और बेशक दोनों पार्टीज़ में से किसी की भी डेथ हो जाती है, आपका सूट ख़त्म नहीं होगा। सूट ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि राइट टू स्यू भी सर्वाइव ना करे। अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है तो इसका मतलब सूट भी ख़त्म नहीं होता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तब ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। सो एग्जांपल से इसे समझते हैं। एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक जो है हाँ, मिसाल के तौर पर एक वाइफ़ है, उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेनी है और उसने डाइवोर्स के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया हुआ है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ सूट क्या होता है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो अब जैसे ही हस्बैंड की डेथ हो गई, क्या अब इसका राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि इसने हस्बैंड से डाइवोर्स लेनी थी। अब हस्बैंड से डाइवोर्स दे सकता है, कोई और तो नहीं दे सकता। तो कह रहे हैं हस्बैंड की डेथ के साथ ही राइट टू सू भी सर्वाइव नहीं कर रहा। तो इस तरह इस सिचुएशन के अंदर केस जो है वो बेट हो जाएगा। इसी तरह इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर मिस्टर जेड ने मिस्टर ए को डिफेम किया, जिसकी वजह से मिस्टर ए ने मिस्टर जेड के अगेंस्ट हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया, यानी सूट फॉर डेफेमेशन फाइल कर दिया। पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अ सूट मिस्टर जेड की डेथ हो गई। तो अब किस इसने जो डैमेजेस क्लेम करने थे मिस्टर ए ने, वो मिस्टर जेड से लेने थे, क्योंकि उसने वो डिफेम उसने किया था, किसी और के ऊपर तो लायबिलिटी नहीं आएगी। तो मिस्टर जेड के साथ ही राइट टू स्यू भी सर्वाइव नहीं किया उनकी डेथ के साथ, तो ये सूट अबेट हो जाएगा। ये तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की कि जब राइट टू सूट सर्वाइव नहीं करता तो उससे सूट अबैट हो जाता है। यानी सूट की अबैटमेंट डिपेंड करती है राइट टू स्यू पे, ना कि पार्टीज़ की डेथ पे। सो एक एग्जांपल इस तरह डिस्कस करते हैं जिसमें राइट टू सू सर्वाइव करा है इवन दो के पार्टीज़ की डेथ हो जाती है। जैसे कि हम लोग दावा दायर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ इनहेरिटेंस। आपको जो है वो विरासत का जो हिस्सा चाहिए अपना, उसके लिए 2 भाई के अंदर फ़र्ज़ कर लें मुकदमा हुआ है मिस्टर ए और बी के दरमियान। मिस्टर बी की डेथ हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अ सूट। अब ज़ाहिर-सी बात है इनकी डेथ के बाद जो जो विरासत में इनका हिस्सा बनना था वो इनके बच्चों का बन जाएगा, वो पार्टी ऑफ द सूट बन जाएँगे। मतलब इनकी डेथ के बाद भी राइट टू सू स्टिल एक्सिस्ट कर रहा है। हम कोर्ट इनकी लीगल हेयर्स को इम्प्लीट कर देगा एज़ अ पार्टी ऑफ अ सूट, यानी राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है। तो इस सिनेरियो के अंदर इवन दो मिस्टर बी की डेथ हो गई लेकिन राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब सूट अबैट नहीं करेगा। आई होप आपको रूल 1 समझ आ गया होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑर्डर है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान सा ही है, इसमें आसान आसान सी बातें ही बताई हुई हैं। नेक्स्ट है रूल 2। रूल 2 कहता है प्रोसीजर वेयर वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेड डाई एंड राइट टू सू सर्वाइव। सो रूल 2 में एक तरह से देखा जाए तो रूल 1 का ही थोड़ा सा उन्होंने ना सिनेरियो को एलिब्रेट कर दिया, एडिशन कर दिया है कि ये कह दिया है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं केस में ए और एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं। अब उन एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट में से किसी एक की डेथ हो जाती है लेकिन राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है।
तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सो रूल टू क्या कहता है? रूल टू स्टेट दैट वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ और डिफेंडेड देन वन, मतलब एक केस के अंदर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ और एक से ज़्यादा डिफेंडेड है, एंड एनी वन ऑफ देम डाई, और उन ज़्यादा डिफेंडेड और प्लेंटिफ में से किसी एक की डेथ हो गई, एंड वेयर द राइट टू सू सर्वाइव टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स और प्लेंटिफ अलोन, लेकिन राइट टू सू स्टिल सर्वाइव कर रहा है सर्वाइवर प्लेंटिफ की हद तक या फिर एक प्लेंटिफ अलोन की हद तक। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक केस में हो सकता है दो प्लेंटिफ थे या दो से ज़्यादा प्लेंटिफ थे। जब दो प्लेंटिफ थे तो दो में से किसी एक की डेथ हो गई, लेकिन जो रिमेनिंग एक रह गया उसकी हद तक राइट टू से सर्वाइव कर रहा है। इसी तरह दो या से ज़्यादा थे, मस्कल चार थे, एक की डेथ हो गई, जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ और रिमेनिंग तीन है उनकी हद तक तो राइट टू से सर्वाइव कर रहा है। या और अगेंस्ट सर्वाइविंग डिफेंडेड और द डिफेंडेड अलोन, यानी एक से इसमें से एक से ज़्यादा डिफेंडेड थे, अब दो हो सकते हैं, तो दो में से एक की डेथ हो गई, लेकिन जो रिमेनिंग एक रह गया डिफेंडेड अलोन उसकी हद तक सर्वाइव कर रहा है। दो से ज़्यादा डिफेंडेड थे, यानी चार फ़र्ज़ कर लें, तो चार में से एक की डेथ हो गई, जो सर्वाइविंग डिफेंडेड तीन उनकी हद तक राइट टू से सर्वाइव कर रहा है। तो फिर क्या होगा, वो कह रहे थे कोर्ट शैल काउज एन एंट्री टू दैट इफेक्ट टू बी मेड ऑन द रिकॉर्ड, तो कोर्ट इस इफेक्ट की एंट्री को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा। मतलब वो ये फीस मेंशन करेगा कि फलां प्लेंटिफ या डिफेंडेड की तो डेथ हो गई, लेकिन इवन दो इस पर्सन की डेथ होने के बावजूद भी राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है टू द extent of surviving plaintiff and defendant की हद तक, and the suit shall proceed at the instance of the surviving plaintiff और plaintiff और against the और सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ की रिक्वेस्ट पर सर्वाइविंग डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन इससे पहले रूल टू को एक दफ़ा दोबारा एलिब्रेट कर लेते हैं। सो रूल टू के अंदर दो सिनेरियो डिस्कस किए गए। नंबर वन सिनेरियो ये डिस्कस किया गया कि एक केस के अंदर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे, लेकिन उन ज़्यादा प्लेंटिफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है और राइट टू स्यू लेकिन सर्वाइव रहता है सर्वाइविंग प्लेंटिफ की हद तक। तब सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा सर्वाइविंग प्लेंटिफ की रिक्वेस्ट पर सर्वाइविंग डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए बी सी एक पार्टी हैं और उन तीनों पार्टी के साथ मिस्टर जेड की कंपनी ने फ्रॉड कमिट कर लिया। अब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ द सूट मिस्टर बी की डेथ हो गई, लेकिन मिस्टर ए और सी का राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है मिस्टर जेड के अगेंस्ट, तो इसकी सूट की प्रोसीडिंग कंटिन्यू रखी जाएगी मिस्टर ए और सी की रिक्वेस्ट पर मिस्टर जेड के अगेंस्ट। इसी तरह इसमें दूसरा सिनेरियो जो इस रूल में डिस्कस किया गया है वो ये है कि एक केस है, उसके अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेड हैं और उनमें से किसी एक डिफेंडेड की डेथ हो जाती है, लेकिन राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है सर्वाइविंग डिफेंडेड के अगेंस्ट। तो प्लेंटिफ की रिक्वेस्ट के ऊपर उन सर्वाइविंग डिफेंडेड के अगेंस्ट सूट को कंटिन्यू रखा जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि मिसाल फ़र्ज़ कर लेंगे मिस्टर ए हैं, उनके साथ फ्रॉड कमिट किया है मिस्टर एक्स वाई और जी ने। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट मिस्टर वाई की डेथ हो गई, तो उसका राइट टू सर्वाइव करता है मिस्टर ए का एक्स और जेड के अगेंस्ट, तो वो उनके नज़दीक उसका सूट कंटिन्यू रखा जाएगा, वो बैठ नहीं होगा। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा रूल टू। नेक्स्ट चलते हैं रूल थ्री की तरफ। रूल थ्री कहता है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ और ऑफ सोल प्लेंटिफ, यानी कि अगर एक प्लेंटिफ की डेथ हो गई, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे, उनमें से किसी एक की डेथ हो गई, या फिर जो सोल प्लेंटिफ है उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सो इसके टोटल टू सब रूल हैं। सब रूल वन कहता है कि वेयर वन ऑफ टू और मोर प्लेंटिफ Rule 1, Sub-Rule 1, where one of two or more plaintiff die and the right to sue does not survive to the surviving plaintiff alone। सो वो कह रहे हैं कि जब एक केस में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे, दो प्लेंटिफ थे या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे, इनमें से किसी एक की डेथ हो गई और जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ थे उनकी हद तक, और अगर दो प्लेंटिफ थे उनमें से एक की डेथ हो गई, जो रिमेनिंग अलोन एक प्लेंटिफ रह गया, उसकी हद तक राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं किया। मतलब जब डिजीज़ प्लेंटिफ की डेथ के साथ राइट टू स्यू भी एंड हो गया, तब क्या होगा, और रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द डेथ ऑफ सच प्लेंटिफ फ्रॉम द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम फॉर दैट पर्पस अंडर रूल 26 ऑर्डर 7। और फिर इस पर्सन की डेथ के ऊपर एक इंटीमेशन इसको मौजूद मिलती है कोर्ट को उस होल पर्सन की तरफ से जो कि इसने ऑर्डर 7 के रूल 26 के तहत नॉमिनेट किए हुए थे,
ये बेसिकली पर्सन के बारे में बता रहा है कि ऑर्डर 7 रूल 26 के अंदर बेसिकली ये बताया हुआ है कि जब आपने प्लेट जमा करवा ली है ना, तब आप लोगों ने एक लिस्ट ऑफ नॉमिनीज़ बतानी है कि जो आपको पार्ट कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी डेथ की सूरत के अंदर ना फलाँ पार्टी को एज़ अ लीगल हेयर ऑफ़ यू पार्टी ऑफ़ द सूट बना दिया जाए। तो ये उन्हीं नॉमिनीज़ की बात हो रही है। सो वो कह रहे हैं कि जब एक से ज़्यादा रिलेटिव थे, एक की डेथ हो गई और उसकी डेथ के साथ ही राइट टू सू सर्वाइव नहीं किया। तो यही नॉमिनीज़ पर्सन जो है वो इंटीमेट करेंगे कोर्ट को कि भाई फलाँ पार्टी को आप आप इम्प्लीड ऐसा पार्टी ऑफ द सूट कर लो, क्योंकि ये ना इसका जो मतफ़ी प्लेंटिफ है ना, अज़ीज़ प्लेंटिफ है, ये उसका लीगल हेयर है। तो इसको वो बनाने के लिए उसे कहेंगे रसीद होने के बाद वो कह रहे हैं अगर सोल प्लेंटिफ और सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ डाई एट द राइट टू सू सर्वाइव। और दूसरा सिनेरियो इस रूल के अंदर ये बताया गया है कि हो सकता है कि एक ही रिलेटिव था केस में, लेकिन उसकी डेथ के बाद भी राइट टू सर्वाइव कर रहा है। देन क्या होगा, द कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ शैल काउंस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज रिलेटेड टू बी मेड अ पार्टी ऑफ द सूट शैल प्रोसीड विद द सूट। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है ना इसको दरखास्त मिलेगी ना इस बिहाफ पे, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज रिलेटिव उसको पार्टी ऑफ द सूट बनाएगा और कंटिन्यू रखेगा द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट। अब अगर हम रूल वन को दोबारा से देखें ना, तो इसमें नॉर्मली दो सिनेरियो, दो सिचुएशन डिस्कस की गई है। पहली ये है कि एक केस के अंदर एक ही प्लेंटिफ है, ठीक है? लेकिन उसकी डेथ के बाद भी राइट टू स्यू, उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद भी राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट पार्टी ऑफ द सूट बनाकर सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेगी। इसको एग्जांपल समझते हैं, मिसाल के तौर पर 2 भाई हैं, वही वरासत का मामला चल रहा है। एक भाई की डेथ हो गई ड्यूरिंग पेनल्टी ऑफ अ सूट, तो उस भाई के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डेथ के बाद भी राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट बना के कोर्ट प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेगी। दूसरा सिनेरियो जो इस रूल के अंदर डिस्कस किया गया है वो ये है कि एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, एक की डेथ हो गई है और जो बाकी सर्वाइविंग प्लेंटिफ है ना उनकी हद तक राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं करता। तो अब जो डिजीज़ प्लेंटिफ है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट बनाकर सूट जो है, सूट की प्रोसीडिंग को कोर्ट कंटिन्यू रखेगी। इसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल लें कि एक पर्सन है बेनिफिशियरी ऑफ अ विल, उस पर्सन ने जो टेस्टर है ना उसके लीगल एड के केस दावा दायर किया है कि मुझे ये विल जो मेरे फेवर में इसने बनाई है, मैं टेस्टर ने जो वतफ़ी है वो मुझे ना दिलवाया जाए, क्योंकि मैं इस विल का बेनिफिशियरी हूँ। इस दावे के अंदर उसने क्या किया, उसने जो एग्जीक्यूटर ऑफ द विल था ना उसको अपने साथ पार्टी ऑफ द सूट बनाया, मतलब ये दो प्लेंटिफ है। अब क्या हुआ, बाय मिसहैप ड्यूरिंग द पेनल्टी ऑफ अ सूट बेनिफिशियरी ऑफ द विल की डेथ हो गई। तो अब इसके बिहाफ इसकी डेथ के साथ ही राइट टू सू तो रहा ही नहीं, क्योंकि बेनिफिशियरी ऑफ द विल तो ये था, एग्जीक्यूटर तो नहीं था। तो अब क्या होगा, जो विल का बेनिफिशियरी है ना इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट बनाया जाएगा और इनको बुलाने के बाद जो है सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट इसका रूल 2 की तरफ चलते हैं, सब रूल 2 की तरफ, सॉरी। सो सब रूल 2 ये कहता है कि वेयर विद इन अ टाइम अलाउड बाय लॉ, नो एप्लीकेशन इज मेड, और सॉरी, वेयर विद इन अ टाइम अलाउड बाय लॉ, नो एप्लीकेशन इज मेड और इंटीमेशन इज गिवन अंडर सब रूल 1। मतलब जो टाइम पीरियड कानून ने अलाउ किया हुआ था कि ये दरख्वास्त करने का, ये इंटीमेशन बताने का, मतलब एक डिजीज़ पेनल्टी में डेथ हो गई ना, उसके लिए भी एक टाइम लिमिट कोर्ट ने बताया हुआ है, लॉ में बताया हुआ है कि आपने ना इन्फॉर्म करना है कि इतने टाइम पीरियड में कोर्ट में कि भाई इसकी डेथ हो गई, अब इसकी जगह पे ना इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप द पार्टी ऑफ द सूट बना लो। ये बेसिकली 90 डेज़ का टाइम होता है। आर्टिकल 177 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है 1908, उसके अंदर बताया हुआ है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब आपने पार्टी ऑफ द सूट बनाना है, तो अंडर आर्टिकल 177 ऑफ लिमिटेशन 1908 आप लोगों ने 90 दिन के अंदर इस चीज़ के बारे में कोर्ट को अल्टीमेट करना है। तो वो अगर कह रहे हैं, अगर उस 90 दिन के अंदर कोर्ट को ना कोई दरख्वास्त दी जाती है ना अल्टीमेट किया जाता है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रख सकता है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। एंड एनी ऑर्डर मेड और जजमेंट प्रोनाउंस विद सच सूट शैल, और इस सूट के अंदर कोई भी ऑर्डर और जजमेंट पास कर सकता है, notwithstanding the death of such plaintiff have the same force and effect as if he had been made or pronounced before the death took place। मतलब अगर उसे अल्टीमेट ही ना किया तो उसकी वो इतनी बड़ी आपको सजा दे सकता है कि वो सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेगा, जजमेंट और प्रोनाउंस पर पास कर सकता है, और उस जजमेंट और ऑर्डर की वही कानूनी हैसियत होगी, समझते हुए कि ये जो है वो बेसिकली डिजीज प्लेंटिफ की डेथ से पहले पास की गई है। बेश वो कह रहे हैं कि उसकी प्लेंटिफ की डेथ को वो एक साइड पर रखते हुए वो यही कहेंगे कि भाई जो जजमेंट हमने पास की है ना, वो ऐसे ही कंसीडर की जाएगी कि जैसे कि इसकी डेथ होने से पहले ही हमने पास की थी, अगर आप उसे अल्टीमेट नहीं करते इस चीज़ के हवाले से। सो ये अब हमारे पास रूल 3 हो गया। नेक्स्ट आते हैं रूल 4 की तरफ, जो कि रूल 3 के ऑपोजिट ही है, इसलिए अगर रूल 3 समझ आ गया है तो रूल 4 को समझना मुश्किल नहीं है। तो कह रहे हैं रूल 4 है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट और ऑफ सोल डिफेंडेंट। रूल 4 सब रूल 1,
where one of two or more defendant die and the right to sue does not survive against a surviving defendant or defendant alone. So वो कह रहे हैं कि केस के अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट थे और एक की डेथ हो गई, और उसी की डेथ के साथ जो सर्वाइविंग डिफेंडेंट है उनकी हद तक राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं किया। मतलब जिस पर्सन डिफेंडेंट की डिजीज डिफेंडेंट की डेथ के साथ ही राइट टू स्यू भी नहीं रहा, वो भी सर्वाइव नहीं किया। वो और तब क्या होगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन इंटीमेशन ऑफ डेथ ऑफ सच डिफेंडेड फ्रॉम द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम फॉर दैट पर्पस अंडर रूल 13 ऑफ ऑर्डर 8। सेम केस क्यों कह रहे हैं कि ऑर्डर 8 रूल 13 जो कि रिटन स्टेटमेंट से डील करता है, जिसके अंदर बताया हुआ है कि आपने रिटन स्टेटमेंट जमा करवाते वक्त कोर्ट को नॉमिनेट उन पार्टीज़ के बारे में नॉमिनेट करना है जो कि उनकी डेथ की सूरत में आपको बताती हैं कि भाई अब ना आप डिजीज डिफेंडेड की डेथ हो गई है, उसके बाद आप उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट के तौर पर ऐड कर लो। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही इसकी डेथ हो गई और उसके साथ राइट उसे सर्वाइव नहीं किया, तो जो पर्सन इसने नॉमिनेट किए हुए थे कि वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि इसकी डेथ के बाद किस पार्टी को पार्टी ऑफ द सूट बनाना है एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिम, वो ऑर्डर 8 रूल 13 के तहत कोर्ट को जब इंटीमेट करेंगे, तो उस इंटीमेशन के रिसीव होने के बाद और सोल डिफेंडेड और सोल सर्वाइव डिफेंडेड डाई एंड द राइट टू सर्वाइव। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर एक ही डिफेंडेड था और उसकी डेथ हो गई, या जो सर्वाइविंग डिफेंडेड रह गया था उसकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी डेथ के बावजूद भी राइट टू सर्वाइव कर रहा है, तो अब क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ शैल काउज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज डिफेंडेड टू मेड अ पार्टी एंड शैल प्रोसीड विद द सूट। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है ना, जो डिजीज डिफेंडेड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट बना लेगी और सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेगी। सो इसके सब रूल 1 के अंदर 2 सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं। पहला सिनेरियो ये है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं दोनों सिनेरियो को। सो पहला सिनेरियो ये है कि जब एक केस के अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेड थे, उनमें से किसी एक डिफेंडेड की हो गई डेथ और उसकी डेथ के साथ ही राइट टू स्यू भी नहीं रहा। तो अब इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट बना के डिजीज डिफेंडेड के सूट को कंटिन्यू रखेगी। इसकी एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ कर लें एक लैंडलॉर्ड है और उसने सूट फॉर इफेक्शन ऑफ टेनेंट इंस्टीट्यूट किया हुआ है कोर्ट के अंदर टेनेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उसने रेंट नहीं दिया। और साथ में उसने एक परफॉर्मा डिफेंडेंट यानी जो रजिस्ट्रार है, जिसने किसके पास ये रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ हुआ है, कोर्ट को साबित करने के लिए कि वाक़ई भई हमारे दरमियान रेंट एग्रीमेंट हुआ था, इतना रेंट इसने देना था, इसने पे नहीं किया, तो मैं इसे एविक्ट करना चाहता हूँ अपने रेंटल प्रेमिसेस से। इसलिए उसने रजिस्ट्रार ऑफ द रेंट एग्रीमेंट को भी पार्टी ऑफ द सूट बनाया हुआ था। मतलब कि लैंडलॉर्ड ने सूट इंस्टीट्यूट किया हुआ था रजिस्ट्रार ऑफ द रेंट एग्रीमेंट के अगेंस्ट और डिफ़ॉल्टर टेनेंट के अगेंस्ट जिसने रेंट पे नहीं किया था। पर ड्यू टू द मिसहैप ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट, जो उसकी डेथ हो गई डिफ़ॉल्टर टेनेंट की। अब इस सिचुएशन के अंदर उसकी डेथ के साथ राइट टू स्यू सर्वाइविंग का कोई रेंट उसने उसे देना था। तो अब क्या होगा, सूट की प्रोसीडिंग क्या कंटिन्यू नहीं रखी जाएगी? लैंडलॉर्ड कहेगा कि भई इस टेनेंट के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके बीवी बच्चे, क्योंकि पंजाब रेंटल प्रोमिसेस एक्ट 2009 के तहत टेनेंट की डेफिनेशन में 3 लोग आते हैं और वो तीसरा पर्सन ये होते हैं जो कि इस टेनेंट की डेथ के बाद भी जो उसकी पोसेशन को कंट्रोल होल्ड डाउन रखते हैं रेंटेड प्रेमिसेस की। और वो कौन होते हैं, वो उसके बीवी बच्चे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो भी उसको यानी पार्टी ऑफ द सूट बनाया जा सकता है इस प्रूडेंस की बेस पे। तो वो कोर्ट से कहेगा कि भाई इन्हें आप ना इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाओ और अब इनसे मुझे जगह खाली करवा कर दी जाए, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो उसका मतलब बगैर रेंट दिए क्या उसके बीवी बच्चे घर उस जगह पे रहते रहेंगे और लैंडलॉर्ड अपना नुकसान करवाता रहेगा? नहीं, वो कोर्ट में कहेगा, इंटीमेट करेगा कोर्ट को कि भाई इनको जो है वो इसका पार्टी ऑफ द सूट बनाए इसकी जगह पे। जैसे ही वो बन जाएँगे उनके अगेंस्ट सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा और फिर आगे फर्दर कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी। सो ये एक तो सिनेरियो हो गया कि जब एक डिफेंडेंट की डेथ के बाद राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रहा, वो आपको एग्जांपल से समझ आ गया। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि एक केस के अंदर एक ही प्लेंटिफ है और उसकी या फिर जो सर्वाइविंग सॉरी एक ही डिफेंडेंट है और या फिर जो सर्वाइविंग डिफेंडेंट है, उनकी डेथ के बाद भी राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है, तो फिर वहाँ पर केस की प्रोसीडिंग उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर कर कंटिन्यू रखी जाएगी। इसकी वही इनहेरिटेंस की एग्जांपल है कि दो भाइयों के दरमियान विरासत का मामला चल रहा है। दोनों आपस में एक-दूसरे एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेड है। एक की डेथ हो भी गई है तो उसके बाद राइट टू सू तो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि जो उसका हिस्सा निकलना है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का बन जाएगा। तो उनको इम्प्लीट करके एज़ अ पार्टी ऑफ द सूट ऑफ द डिजीज़ डिफेंडेड
कोर्ट प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेगी। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है सब रूल 2, वो कह रहे हैं एनी पर्सन हू मेड अ पार्टी मेक एनी डिफेंस एप्रोप्रिएट हिज कैरेक्टर एज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज़ डिफेंडेंट, मतलब जो भी डिजीज़ डिफेंडेंट के तौर पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में ऐसा डिफेंडेंट ऐड होता है ना, तो वो एक एप्रोप्रिएट डिफेंस करेगा। फिर उसके बाद आता है अपनी हद तक। सब रूल 3, व्हेन विदिन अ टाइम लिमिटेड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड और इंटीमेशन इज गिवन अंडर सब रूल 1, द कोर्ट में प्रोसीड विद अ सूट एंड एनी ऑर्डर मेड और जजमेंट प्रोनाउंस्ड इन सच सूट शैल नॉट बी स्टैंडिंग द डेथ ऑफ सच डिफेंडेंट ऑफ द सेम फॉर इफेक्टिव हेड बिफोर द डेथ टुक प्लेस। सेम वही रूल 3 के सब रूल 2 वाली बात ही कर दी है इन्होंने, कि जो टाइम लिमिट बताया हुआ है ना, जिसके अंदर एप्लीकेशन देनी है, इंटीमेट देना है कोर्ट को, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आप एप्लीकेशन इंटीमेशन नहीं देते, जो कि आर्टिकल 177 लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत 90 दिन की है, कि 90 दिन के अंदर कोर्ट को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई फलां की डेथ हो गई है ना, अब इसकी जगह पे इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट बना ले। तो कहने उस 90 दिन के अंदर अगर आपने ना दरख्वास्त दी, ना इंटीमेट किया कोर्ट को, कोर्ट को उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि प्रोसीडिंग ऑफ द सूट को कंटिन्यू रखेगी और इस केस के अंदर वो ऑर्डर जजमेंट प्रोनाउंस करेगी जो उसे बेहतर लगेगी, और वो जजमेंट और ऑर्डर ऐसे ही इफेक्टिव कंसीडर की जाएगी जैसे कि ये पार्टी की डेथ यानी डिफेंडेंट की डेथ से पहले पास की गई है। बेशक डिफेंडेंट की डेथ हो चुकी हो या ना हुई हो, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। फिर उसके बाद आता है रूल 4, अगर इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू सब्स्टिट्यूट द सब रूल 4 ये बेसिकली बता रहा है कि किस सिचुएशन के अंदर हमें डिजीज़ डिफेंडर की जगह पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वगैरह इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू सब्स्टिट्यूट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच डिफेंडेंट हू हैज़ फेल्ड टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट और हू हैज़ फेल्ड टू अपीयर एंड कंटेंट द सूट एट द हियरिंग एंड जजमेंट। वो कह रहे हैं कि ऐसे डिफेंडेंट की अगेंस्ट एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सूट के अंदर सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऐसा डिफेंडेंट नंबर 1 तो वो जिसने रिटन स्टेटमेंट ही जमा नहीं करवाई, नंबर 2 वो जो कि सूट के अंदर अपीयर ही नहीं हुआ, नंबर 3 वो जो कि उसने सूट को डिफेंड ही नहीं किया हियरिंग स्टेज पे। ऐसे डिफेंडर की अगर डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह पे सूट के अंदर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी ऑफ द सूट बनाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। एंड द जजमेंट में इन सच अ केस बी प्रोनाउंस अगेंस्ट द सेड डिफेंडेंट नॉटविथस्टैंडिंग हिज डेथ एंड द जजमेंट शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट इफ ठीक है। और ऐसे डिफेंडर के अगेंस्ट जो है वो बेशक इसकी डेथ हो गई है, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोर्ट को, वो कह रहे हैं उस क्योंकि वो ना तो डिफेंड कर रहा था, ना उसने रिटन स्टेटमेंट जमा करवाई थी, ना वो पेयर हुआ था। वो कह रहे हैं इसके अगेंस्ट वो जजमेंट अपनी प्रोनाउंस कर देंगे और वो जजमेंट ऐसे ही इफेक्टिव कंसीडर की जाएगी जैसे कि इसकी डेथ से पहले पास की हुई है। फिर नेक्स्ट है रूल 5, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज़ टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये रूल इस चीज़ से डील करता है कि अगर ये क्वेश्चन अराइज़ हो जाता है कोर्ट के सामने कि फलां पार्टी का लीगल वारिस है भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है भी या नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है कोर्ट ने डिसाइड करना है। तो यही इसमें बताया हुआ है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अराइज़ एज़ टू वेदर एनी पर्सन इज़ और इज़ नॉट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज़ प्लेंटिफ और डिजीज़ डिफेंडर सच क्वेश्चन। वो वही कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन अराइज़ हो जाता है ना कि कोई फलां पार्टी, फलां बंदा जो है वो इस डिजीज़ प्लेंटिफ डिजीज़ डिफेंडर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है भी या नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है वो कोर्ट ने डिसाइड करना है। नेक्स्ट है रूल 6, वो कह रहे हैं नो अबैटमेंट बाय रीज़न ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। यानी कि पूरा केस सुना जा चुका है, एविडेंस कंक्लूड हो चुके हैं, उसके बाद जो है डेथ हो जाती है किसी पार्टी की, तो उस बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, यानी कि अगर डेथ हो गई है लेकिन एविडेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं सारे, तो उस डेथ का ये इफेक्ट नहीं होगा कि सूट को ख़त्म कर दिया जाएगा, सूट नहीं बैठ होगा अब। सो वो रूल 6 में बेसिकली कह रहे हैं कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग रूल्स, यानी जो ऊपर रूल बताए हुए हैं ना, उनकी बातों को आप लिख सकते पर रखें एक साइड पे। मतलब यहाँ जो अब चीज़ डिस्कस की जाने वाली है वो सुपरसीड कर रही है अबव रूल से। वो कह रहे हैं कि वेयर द काउज़ ऑफ एक्शन सर्वाइव और नॉट, बेशक काउज़ ऑफ एक्शन में सर्वाइव कर रहा है या नहीं। देयर शैल बी नो अबैटमेंट बाय रीज़न ऑफ डेथ ऑफ आइदर पार्टी बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड द प्रोनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट। सही, वो कह रहे हैं कि अगर 2 पार्टीज़ के दरमियान ना सारा ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, और लेकिन जजमेंट यानी एविडेंस रिकॉर्ड हो गए, सारा कुछ हो गया, हियरिंग कंक्लूड हो गई है, लेकिन जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुई। बिफोर द पासिंग ऑफ द जजमेंट ड्यू टू मिसफॉर्च्यून किसी भी पार्टी के इनमें से कोई डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तो सूट की अबैटमेंट नहीं होगी इस वजूहात के बराबर, बट जजमेंट में सच अ केस बी प्रोनाउंस नॉटविथस्टैंडिंग द डेथ एंड शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट। ठीक है, और इस केस के अंदर जजमेंट अब प्रोनाउंस कर दी जाएगी, बेशक जो है पार्टी की डेथ हो गई है, इसको कतई नज़र रखते हुए, और इस जजमेंट की वही कानूनी हैसियत होगी जैसे कि इस पार्टी की डेथ से पहले प्रोनाउंस की गई। इसके पीछे लॉजिक यही है कि भाई देखें, जिस टाइम फल खाने का टाइम आया, उस टाइम अगर किसी पार्टी की डेथ हो भी जाती है, तो जो इतनी लंबी लॉन्ग प्रोसीडिंग कोर्ट ने चलाई, अब क्या जस्ट उसकी डेथ की वजह से जो उसका रिलीफ बनता है कोर्ट से ग्रांट नहीं करेगी कि भाई अब तो उसकी डेथ हो गई है, अब इसको इंसाफ देने का क्या फ़ायदा। तो वो ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर उस जिस पार्टी की डेथ भी हो जाती है और अगर उनके दरमियान ट्रायल कंप्लीट हो चुका था सारा और अब उसकी डेथ हुई है, जजमेंट अनाउंस होने से पहले, तो कोर्ट सूट की प्रोसीडिंग को अबैट नहीं करेगी, बल्कि उस केस के अंदर वो जजमेंट अनाउंस कर देगी, ऐसे ही समझते हुए कि जैसे कि ये डेथ से पहले अनाउंस हुई है।
सो रूल 7 कहता है सूट नॉट, अब ये रूल 7 डील करता है कि अगर किसी पार्टी की शादी वगैरह हो जाती है तो उसका सूट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वगैरह। सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी, अगर केस के अंदर कोई फीमेल पार्टी है, उसकी शादी हो गई तो उसका सूट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका सूट उसकी शादी के साथ खत्म नहीं हो जाता। सो उसका टोटल दो सब रूल है। सब रूल 1 क्या कहता है, कहते हैं मैरिज ऑफ अ फीमेल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट काउज द सूट टू बेट। मतलब अगर हो सकता है कि खातून जो है किसी केस के अंदर मुद्दई हो या मुद्दा ले हो, आया प्लेंटिफ है डिफेंडेड है, उसकी शादी के साथ उसका केस खत्म नहीं होता। शैल का वर्ड है, या नहीं ऑब्लिगेशन है। बट द सूट पे नॉट स्टैंडिंग वी प्रोसीड विद टू जजमेंट एंड वेयर द डिक्रीज अगेंस्ट अ फीमेल डिफेंडेंट इट मे बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर अलोन। पर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जजमेंट भी आएगी इस केस के अंदर, और अगर डिक्री जो है वो फीमेल डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास हो जाती है इस तरह के मैटर के अंदर, तो वो जस्ट इसी के अगेंस्ट ही उस डिक्री की एग्जीक्यूशन होगी। यानी ये नहीं कि वो शादीशुदा है तो उसके हस्बैंड के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट होगी, इस पर बार लगा दी गई है। सब रूल 2 ये कहता है कि वेयर हस्बैंड इज बाय लॉ लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ हिज वाइफ द डिक्री में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द हस्बैंड आल्सो। लेकिन अगर बाय लॉ हस्बैंड भी वाइफ के डेब्ट के लिए लायबल है तो फिर कोर्ट की परमिशन के साथ ये डिक्री उसके अगेंस्ट भी उसके अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट हो सकती है इन अ केस ऑफ अ जजमेंट फॉर द वाइफ। और अगर जजमेंट जो है वो वाइफ के फेवर में आई है, देन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में विद सच परमिशन बी इशूड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ हस्बैंड वेयर द हस्बैंड इज बाय लॉ एंटाइटल्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिक्री। मतलब अगर उसका हस्बैंड भी डिक्री के सब्जेक्ट मैटर का टाइटल है, उसमें उसका भी रिलीफ बनता है, और जजमेंट के उसकी वाइफ के फेवर में आई है, तो वो उस तरह की डिक्री जिसमें उसका भी राइट बनता है, वो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त दे सकता है और उसकी दरख्वास्त पर कोर्ट इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है। सो सिंपल बताया गया है रूल 7 के अंदर कि अगर किसी केस के अंदर एक फीमेल पार्टी ऑफ द सूट है, आया वो डिफेंडर की कैपेसिटी में है या प्लेंटिफ की कैपेसिटी में है, तो उसकी शादी हो जाती है तो उसका सूट अबैट नहीं होगा। और अब उस केस के अंदर हो सकता है कि 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि जजमेंट उसके फेवर में भी आ सकती है, उसके अगेंस्ट में भी आ सकती है। जब उसके अगेंस्ट आती है डिक्री, तो उसकी एग्जीक्यूशन सिर्फ उसी के अगेंस्ट होगी, उसके हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं होगी। उसके हस्बैंड के अगेंस्ट उसकी डिक्री की एग्जीक्यूशन जो उसके अगेंस्ट आई है तभी हो सकती है जब बाय लॉ उसका हस्बैंड भी उसके डेब्ट्स के लिए लायबल होगा। इसी तरह कोई जजमेंट वाइफ के फेवर में आती है, तो उसका हस्बैंड अगर उस जो डिक्री उसके फेवर में आई है ना, उसके सब्जेक्ट मैटर के अंदर उसका भी कोई लीगली राइट बनता है उसके हस्बैंड का भी, तो देन उसके हस्बैंड की दरख्वास्त के ऊपर उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है, कोर्ट परमिट करेगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है रूल 8, वो कह रहे हैं वेयर प्लेंटिफ इंसॉल्वेंसी बार सूट। इसके टोटल 2 सब रूल है। अब सॉरी रूल 9 और 8 जो है वो इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्ट जो है इस ऑर्डर का उससे डील करता है। सो इसे हम डिस्कस करते हैं। सो रूल 1 क्या कहता है? सब रूल 1 क्या कहता है, सॉरी, कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ अ प्लेंटिफ इन एनी सूट व्हिच द असाइनी और रिसीवर माइट मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर शैल नॉट काउज द सूट टू बेट। मतलब अगर कोई पार्टी ऑफ द सूट जो कि प्लेंटिफ है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है किसी केस के अंदर, और उसके केस को मेंटेन कर रहा है उसका असाइनी और रिसीवर क्रेडिटर के बेनिफिट के लिए, देन इस सिचुएशन के अंदर इवन दो प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो गया है, इसका सूट अबेट नहीं करेगा अनलेस सच असाइनी और रिसीवर डिक्लाइन टू कंटिन्यू द सूट। और अब ये ब्रैकेट वाली लाइन को छोड़ दें और कह रहे हैं टू गिव सिक्योरिटी फॉर द कोर्ट ज़ीरो विद इन सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। लेकिन अगर उसका साइनी और रिसीवर डिक्लाइन कर देते हैं कि वो सूट को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, या फिर सिक्योरिटी देने से मना कर देते हैं उस कोस्ट की जो कि जिस टाइम में कोर्ट ने उन्हें कहा है कि आपने जमा करवानी है, देन इस सिचुएशन के अंदर उसका सूट जो है वो प्लेंटिफ का उसके इंसॉल्वेंट होने की वजह से अबेट हो जाएगा। अब आ जाए इस ब्रैकेट वाली लाइन को जो मैंने आपसे स्किप करवाई थी, वो कह रहे हैं कि अनलेस फॉर एनी स्पेशल रीज़न द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। मतलब अगर किसी स्पेशल रीज़न पर कोर्ट दूसरी को डायरेक्शन देगा, तो उस टाइम फिर ये रिक्वायरमेंट जो है उनसे कि सिक्योरिटी और कोर्स देने की, हो सकता है वो ना ले, तो फिर उस टाइम कुछ और चीज़ फ़ॉलो की जाएगी। सो सिंपल इज़ दैट रूल 1 ये कहता है कि अगर तो प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो भी गया लेकिन उसके सूट को कंटिन्यू रख रहा है उसका असाइनी और रिसीवर क्रेडिटर के बेनिफिट के लिए, तो उस सिचुएशन में इवन दो वो इंसॉल्वेंट हो गया उसका सूट अबैट नहीं करेगा। उसका सूट अबैट तब करेगा प्लेंटिफ के इंसॉल्वेंट होने की वजह से, तब जब ये रिसीवर और असाइनी ना तो को सिक्योरिटी इसका सूट को कंटिन्यू रखें, ना ही सिक्योरिटी वगैरह दें इसके बिहाफ़ पे जो कि कोर्ट ने इनसे डिमांड की थी जिस टाइम लिमिट में। फिर सब रूल 2, प्रोसीजर वेयर साइनी फेल टू कंटिन्यू सूट और गिव सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं वेयर द साइनी और रिसीवर नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ टू कंटिन्यू द सूट एंड टू गिव सच सिक्योरिटी विदिन अ टाइम सो ऑफर्ड ऑर्डर। वो कह रहे हैं जब ये असाइनी और रिसीवर जो है वो सिक्योरिटी नहीं देते, मना कर देते हैं इंटेंशनली तौर पर, ना तो सूट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ना ही सिक्योरिटी वगैरह दे रहे हैं। और निग्लेक्ट है यानी कि अनइंटेंशनली उनसे नेग्लिजेंस में ऐसा हो गया कि उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी या सूट को कंटिन्यू नहीं रखा उस टाइम लिमिट में जो कि ऑर्डर किया हुआ था, तो फिर डिफेंडेंट जो है ना कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दे सकता है कि ना भाई अब प्लेंटिफ इंसॉल्वेंसी के ग्राउंड पे ना सूट को डिसमिस कर दो। और कोर्ट जो है फिर इस तरह के मैटर के अंदर ऑर्डर पास करेगा कि सूट को डिसमिस कर देगा और वोट करेगा डिफेंडेंट को उस कोस्ट के लिए जो कि वो
व्हिच ही हैज़ अकर्ड इन डिफेंडिंग द सेम टू बी प्रूव्ड एज़ अ डेब्ट। ठीक है, वो इस सिचुएशन में फिर डिफेंडेंट एक तो उसका सूट डिसमिस कर देगा इंसॉल्वेंट प्लेंटिफ का कोर्ट डिफेंडेंट की दरख्वास्त पे, दूसरा डिफेंडेंट को अवॉर्ड करेगा वो कॉस्ट जिसका वो एंटाइटल होगा, मतलब जितनी भी उसकी इस सूट को डिफेंड करने में उसका खर्चा लगा है ना, उतना कॉस्ट उसे अवॉर्ड करेगा। और वो कहाँ से पे की जाएँगी, वो प्लेंटिफ की कोई जो ये इंसॉल्वेंट है, हालाँकि इसका दिवालिया निकल चुका है, लेकिन अगर इसके पास कोई जायदाद है, तो उस जायदाद के ऊपर जो है वो बेसिकली इस कॉस्ट को एज़ अ डेब्ट कंसीडर किया जाएगा। मतलब इसके प्लेंटिफ की एस्टेट्स के ये पैसे दिलवाए जाएँगे डिफेंडेंट को, जितना इस डिफेंडेंट का इस लिटिगेशन में खर्चा लगा है। रूल 9 इफेक्ट ऑफ डिसमिसल। सब रूल 1 व्हेन अ सूट इज़ डिसमिस्ड अंडर रूल 1 सॉरी अंडर रूल 8 नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन द सेम काज़ ऑफ एक्शन। मतलब अगर आपका सूट रूल 8 के तहत डिसमिस हुआ है, तो आप सेम काज़ ऑफ एक्शन से मुतल्लिक़ इसी सेम काज़ ऑफ एक्शन से मुतल्लिक़ कोई नया दावा दायर नहीं कर सकते। इस ख़्याल को सपोर्ट करता है सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी, जहाँ पर बता दिया गया है कि अगर किसी रूल के अंदर एक्सप्रेसिवली तौर पर आपका बार है कि किसी मैटर पर आप केस नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो कि हमें सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी की कितनी एग्ज़ाम्पल मिल रही हैं जब हम लोग ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर भी मिल गई, ऑर्डर 22 के रूल 9 के सब रूल 1 के अंदर। सो नेक्स्ट है सब रूल 2। सब रूल 2 ये कहता है कि एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट और द असाइनी रिसीवर इन द केस ऑफ अ इंसॉल्वेंट प्लेंटिफ। अगर कोई पर्सन ये दावा करता है कि भाई मैं ये डिजीज प्लेंटिफ डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, या फिर मैं इंसॉल्वेंट प्लेंटिफ का असाइनी और रिसीवर हूँ, और कोर्ट में दरख्वास्त देता है कि ये जो ऑर्डर और जजमेंट उन्होंने प्रोनाउंस की है ना, इनकी गैर मौजूदगी में इसको वो सेट असाइड कर दें, और वो प्रूव कर देते हैं कि ये किसी सफिशेंट काउज की वजह से सूट को कंटिन्यू नहीं रख सके, डिफेंड नहीं कर सके, तो कोर्ट जो है वो इस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा और इस जजमेंट को भी उन टर्म्स और कॉस्ट पे जो कि उसको बेहतर लगेंगी। नेक्स्ट सब रूल 3 ये कहता है कि जो लिमिटेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 5 की प्रोविज़न है, वो ये जो दरख्वास्त आप रूल 9 के सब रूल 2 के तहत दे रहे हो उस पर अप्लाई होंगी। नेक्स्ट आ जाता है रूल 10। सो यहाँ पर अब रूल 10 टू 12 जो है वो इस ऑर्डर की वो इसकी जनरल प्रोविज़न है। रूल मतलब ये सभी मैटर के ऊपर, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके तीनों के ऊपर ये अप्लाई होंगी ये प्रोविज़न। सो रूल 10 कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन सूट। मतलब केस के अंदर फाइनल ऑर्डर आने से पहले अगर कोई असाइनमेंट हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सो कह रहे हैं अदर केसेस ऑफ एन असाइनमेंट क्रिएशन और डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट। मतलब सूट की पेंडेंसी के दरमियान कोई कोई इंटरेस्ट किसी पार्टी को मिल गया, उस पर डिवॉल्व हो गया, उसको साइन हो गया, क्रिएट हो गया। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि एक पार्टी की डेथ हो रही है लेकिन राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर वो जो इंटरेस्ट उसका था उस सूट के अंदर, वो उस पर डिवॉल्व हो गया, उसका मिल गया। तो ये इसी चीज़ की बात हो रही है कि कह रहे हैं कि ड्यूरिंग अ पेंडेंसी ऑफ अ सूट अगर कोई इंटरेस्ट जो है वो फलां एक पार्टी से दूसरी पार्टी को डिवॉल्व हो गया, साइन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, देन द सूट में बाय लीव ऑफ अ कोर्ट बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट द पर्सन टू अपोज। और जिस पर्सन के ऊपर ये इंटरेस्ट उसे मिला है या जिसके अगेंस्ट ये ड्राइव हुआ है, उस पर्सन के अगेंस्ट और उस पर्सन की तरफ से जो है ये दावे की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर वही विरासत का मामला चल रहा था, दो भाइयों के दरमियान एक भाई की डेथ हो गई और जिसकी डेथ के बाद राइट टू सर्वाइव कर रहा था क्योंकि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ द सूट बन गए थे। मतलब जो केस में उसका इंटरेस्ट था वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर डिवॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये कि वो सूट को कंटिन्यू रखेंगे इस इंटरेस्ट की बेस पे, और उनके अगेंस्ट इस सूट को कंटिन्यू रखा जाएगा इस इंटरेस्ट की बेस पे। आई होप अब आपको ये रूल 10 का सब रूल 1 सही से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सब रूल 2। वो कह रहे हैं द अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री पेंडिंग इन एन अपील देयर फॉर्म शैल बी डीम्ड टू एन इंटरेस्ट। वो कह रही है जो डिक्री की अटैचमेंट होती है ना ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, वो भी अटैचमेंट ऑफ डिक्री भी जो है वो कंसीडर की जाती है इंटरेस्ट के तौर पर, और वो एक पर्सन को ये राइट देती है कि वो अटैचमेंट टू द वो मतलब राइट देती है यही इस ऑर्डर सॉरी रूल 10 के सब रूल 1 वाला, मतलब वो भी इस बेनिफिट को इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नेक्स्ट है रूल 11। वो कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील। ये इन एप्लीकेशन मतलब जब आप लोगों ने इस ऑर्डर की प्रोविज़न को एपेलेट स्टेज पर अप्लाई करना है, तो फिर प्लेंटिफ की जगह पे अपेलेंट का वर्ड शामिल हो जाएगा, डिफेंडर की जगह पे रिस्पोंडेंट और सूट की जगह पे अपील। सिंपल इस रूल का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर 22 की प्रोसीडिंग है ना, ये एपेलेट स्टेज पर भी अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट है रूल 12। रूल 12 कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू प्रोसीडिंग। यहाँ पर बेसिकली बताया हुआ है कि इस ऑर्डर की ना कुछ रेलिवेंट प्रोविज़न है जो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर अप्लाई नहीं होती। वो कह रहे हैं कि इस ऑर्डर की अंदर जो आपको रूल 3, 4 और 8 के अंदर जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं ना, वो चीज़ें जो रूल्स डिस्कस किए गए हैं, जो बातें डिस्कस की गई हैं, वो अप्लाई नहीं होती जब डिक्री और ऑर्डर की आप एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हो ना। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर 22 के रूल 3, 4, 8 की प्रोविज़न जो है वो इन मैटर के ऊपर अप्लाई नहीं होती।
सो ये हमारे पास ऑर्डर 22 था।